हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी और हिंदी के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश को आज के इस वीडियो में हम सॉल्व कराएंगे। याद रखेंगे, गद्यांश आपके 10 नंबर में पूछे जाते हैं। कितने नंबर? 10 मार्क्स का आपको गद्यांश पूछा जाता है। 10 मार्क्स, 10 नंबर बहुत होते हैं दोस्त। आज का ये वीडियो देख लेते हैं। 100% मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये 5 गद्यांश यदि आप तैयार कर लिए तो आपको आराम से आपका 10 नंबर है वो कंफर्म है मिल जाएगा। और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, आपको आसानी तरीके से ये 5 गद्यांश इसी वीडियो में याद कराएंगे। ठीक है ना? बशर्ते आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और सब्र रखिएगा थोड़ा सा। समझ रहे हैं ना? इतना कर देते हैं बहुत है। देखिए, हिंदी का एग्जाम है सबसे पहले, तो इसीलिए ज्यादा हिंदी पर फोकस हमें करना है पहले। ठीक है ना? चलिए जी, तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे आता है। एक एक करके प्रश्नों को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। क्लास 12 हिंदी पढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण गद्यांश देखेंगे बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे गद्यांश आता है, इसको आपको पहले तैयार करना है, जो है कि जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन का तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूरज की रश्मियां नृत्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्रीय निवास जन ने उठती लहरों को आगे बढ़ाने के लिए असर अमर है। जन के सतत वाह्य जीवन नदी की प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उठान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो यहां तक हो गया जी। अब ध्यान से समझेंगे, ये एक पैराग्राफ दिया ना, इसके जस्ट नीचे आपको 5 क्वेश्चन ये दिया गया है। अब प्रत्येक क्वेश्चन जो है ना 2 अंक का है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। ये सभी आपको 2 नंबर दिलाएंगे जी, और यही 2-2 नंबर मिलकर 10 नंबर आपके हो जाएंगे। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश का पाठ्य और लेखक का नाम लिखिए। देखिए, यहाँ पे नॉर्मल सा हमसे पूछ लिया गया है कि पाठ्य का नाम लिखिए और लेखक का नाम लिखिए। तो हमें क्या लिखेंगे? हम चुपचाप सबसे पहले हमें पाठ्य का नाम पता करना है किसका है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जन का प्रवाह अनंत होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जन है मतलब राष्ट्र है ना, वो अंतहीन है। ठीक है, अनंत होता है मतलब अंतहीन है और निरंतर ये परिवर्तित होता रहता है। ठीक है ना? यही बात इसका जन का प्रवाह अनंत होने का मतलब क्या है कि जन का प्रवाह जो है वो अंतहीन है, उसका कोई अंत नहीं है और ये लगातार क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है। और जो मनुष्य है, जो जन है, वो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़े हुए होते हैं। यही बात कहा जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जन शब्द आ रहा है, भूमि शब्द आ रही है, राष्ट्रीय जन शब्द आ रहा है, राष्ट्रीय शब्द यहाँ पे आ गया, राष्ट्र निवास यहाँ पे, राष्ट्रीय जन आ गया, जन आ गया। तो ये कुछ कॉमन शब्द होते हैं जिसको हमें पकड़ लेना है। तो इसका मतलब ये हमारा राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है और जिसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे? आप उत्तर में देखिए, मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूं, ऐसे ही लिखना है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। यहाँ पे देख लीजिए, देखिए चुपचाप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश का पाठ्य और लेखक का नाम। तो आप यहाँ पे पाठ्य के नाम की जगह पर क्या लिखेंगे? देखिए, पाठ्य के नाम की जगह पर हमने लिख दिया है जो राष्ट्र का स्वरूप हमने लिख दिया है, और लेखक की जगह पर हमने क्या लिख दिया है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो इतना तो आप ऐसे ही लिख देंगे, कॉमा बीच में यहाँ पर दे देंगे। देखिए, क्योंकि हमें पाठ्य और लेखक का नाम नॉर्मल पूछा है। यदि यही कहता कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तब संदर्भ में ज्यादातर ऐसा कहता नहीं है, बट कह दे तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर मतलब अध्याय से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ऐसे लिखेंगे संदर्भ कहे तो। पाठ्य का नाम और लेखक का नाम ही ज्यादातर कहता है, तो इस तरीके से लिख देना है। अगला हमारा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके हैं। तो चलिए जी हम करते हैं, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, मतलब जो राष्ट्र है उसका जो प्रवाह है वो अंतहीन है। यह निरंतर क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है और पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ
राष्ट्रीय जन का तादात्म्य प्राप्त किया है। मतलब हजारों वर्षों से, लगभग हजारों वर्षों से जो जन है ना, वो अपनी राष्ट्र के साथ वो तादात्म्य स्थापित किया हुआ है, मतलब संबंध बनाए हुए हैं। ठीक है, फिर से यहाँ पे कह रहा है जब तक सूरज की रश्मियां नृत्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जब तक सूरज की रश्मियां, सूर्य की जो प्रकाश है वो राष्ट्रीयता पर, वो हमारी पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी, तब तक जो जन का, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। तब तक जो हमारी पृथ्वी है इस पर जीवन क्या होगा, अमर रहेगा, इस पर जीवन रहेगा। यही तो बात यहाँ पे कहा गया। तो इसी को अपने शब्दों में यहाँ पर लिख देना है। चलिए मैं आपको दिखा दूं, यही बात हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। रेखांकित अंशों की व्याख्या में हमने लिखा है कि प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है। ठीक है, तथा उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मनुष्य अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया था जन का प्रवाह अनंत होता है। अनंत होता है, इतना का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा है हमने कि इसका मतलब जन का प्रवाह अनंत होने का मतलब क्या है कि प्रत्येक राष्ट्र के इतिहास निरंतर बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, तथा उसमें अनेक उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य है वो अपने राष्ट्र के साथ जुड़े रहते हैं। फिर से लिखा गया है इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य अपनी भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया हुआ है। भूमि के साथ तादात्म्य मतलब होता है संबंध स्थापित किया हुआ है। ठीक है ना। अगला कह रहा है कि लेखक के अनुसार जब तक धरती पर सूरज की रश्मियां मतलब होता है प्रकाश की किरणें, प्रतिदिन धरती पर पड़ती, मतलब धरती को अपना अमृत रस से जीवन प्रदान करती रहेंगी, तब तक किसी भी राष्ट्र और वहां जन का अस्तित्व भी बना रहेगा। जब तक राष्ट्र की प्रगति फलस्वरूप उसका अस्तित्व रहेगा तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी बना रहेगा। तो इस तरीके से आपको लिख देना है जी। देखिए एक और बात मैं बता दूं, आप कहेंगे सर थोड़ा हार्ड लग रहा है ऐसे वैसे, अगर दिमाग में आ रहा है ऐसी बात तो मैं आपको स्पष्ट रूप से अभी कह देना चाहता हूं, जरूरी नहीं है कि जो हम यहाँ पे लिखवाए हैं ना यही सेम टू सेम लिखें ना जी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपने इसको, इस पैराग्राफ से जो भी ये अंडरलाइन किया गया, इससे जो आपने समझा उसी को अपने शब्दों में बनाकर लिखना है। अगर फिर भी बनाना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तो चुपचाप यहां से लेकर यहां तक लिख दीजिएगा। रेखांकित अंशों की व्याख्या हेडिंग डालकर फिर से ये टोटल वही लिख दीजिएगा। बट थोड़ा सा क्लास 12 के स्टूडेंट इतना तो बना ही लेंगे कि जैसे सहस्त्रों वर्षों कह रहा है तो आप लिख देंगे कि हजारों वर्षों से, भूमि मतलब पृथ्वी के साथ, धरती के साथ, इस तरीके से बनाकर हिंदी में थोड़ा सा लिख देंगे। आशा करता हूँ क्लास 12 के स्टूडेंट इतना तो कर ही पाएंगे। फिर से आता है कि जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है। जन के प्रवाह से क्या तात्पर्य है जी, तो यहाँ पे देखिए जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि जन का प्रवाह का अर्थ है कि जन का प्रवाह अंतहीन होता है। जन का प्रवाह अनंत होता है, ऐसा लिखा गया था ना। तो जन का प्रवाह का मतलब क्या है कि जन का प्रवाह अंतहीन है, मतलब कोई अंत नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र में निरंतर अनेक क्या होते हैं, अनेक प्रकार का परिवर्तन होते रहते हैं, मतलब उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और इसके उपरांत राष्ट्र के निवासों की श्रृंखला निरंतर गति से चलती रहती है। ठीक है ना, तो ये आप याद कर लेंगे। ठीक है, अगला आता है हमारा चौथा क्वेश्चन था, राष्ट्रीय जन के किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया हुआ है। राष्ट्रीय जन क्या है, यहाँ पे लिखा गया है राष्ट्रीय जन हजारों वर्षों से अपनी भूमि के साथ ही ना, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे क्या लिखा गया था, अगर आप देखें कि यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है कि सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन का तादात्म्य स्थापित किया हुआ है। मतलब जो जन है, राष्ट्रीयता है, वो अपने भूमि के साथ क्या है, तादात्म्य स्थापित किया हुआ है। तो यही बात हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि क्या लिखा गया है कि प्रत्येक राष्ट्र में निरंतर परिवर्तित होता, मतलब यहाँ पे राष्ट्रीय जन के विकास के साथ राष्ट्रीय जन के किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया हुआ है, तो आप लिखेंगे राष्ट्रीय जन ने हजारों वर्षों से भूमि के साथ अपनी माता के समान मानकर उसके साथ तादात्म्य बनाए रखे हैं। मतलब भूमि के साथ अपना तादात्म्य, अपना संबंध बनाए हुए हैं। अगला आता है जन का सतत बाह्य जीवन किस प्रकार होता है। तो जन का सतत बाह्य जीवन क्या होता है, यहाँ पे लिखा गया है राष्ट्र का जन अथवा निवासियों का सतत रूप से चलते रहने वाला जीवन नदी के समान होता है। यहाँ पे देखिए
जन का सतत बाह्य जीवन किस प्रकार होता है, तो जीवन नदी के समान होता है, ठीक है ना। मतलब जन का सतत बाह्य जीवन एक नदी के समान होता है, यही बात यहाँ पर लिखा भी गया है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि सतत बाह्य जीवन किस तरह होता है, तो यहाँ पर लिखा गया है जन का सतत बाह्य जीवन नदी की प्रवाह की तरह होता है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो आप चाहें चुपचाप तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी उत्तर इसका लिख सकते हैं, अंतिम वाले का। कोई जरूरी नहीं है दोस्त कि जो हमने आंसर में आपको लिख कर दिखाया वैसा ही लिखें, आप इसमें से छांट कर भी लिख सकते हैं। पहला आप 100% में कह रहा हूं, 100%, पहले तो आप 101% में अभी यहाँ पे कह रहा हूं, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। 2 आपको तो फिक्स है अच्छे से तैयार करना है। एक ये तैयार कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, अच्छी बात है। ये आप स्क्रीनशॉट इसका उत्तर ले लीजिए, ले लिए, ये ले लीजिए। चलिए जी, पहला आपको एक तो कंप्लीट हो गया ना, दूसरा ये भी 101% में कह रहा हूं, इसको भी आपको तैयार अभी कर लेना है, ठीक है ना। देख लीजिए, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, उसके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक क्या है, कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतना ही हमारा राष्ट्रीयता बलवलित होगा, मतलब मजबूत होगा। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, मतलब माता है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ा वह निर्मूल होती है। मतलब जो राष्ट्रीयता, जो मनुष्य पृथ्वी के विकास में नहीं जुड़ा वह निर्मूल है, निराधार है, उसका कोई मूल्य नहीं है। अगला कह रहा है राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पलवलित होगा। मतलब राष्ट्रीयता की जड़ें जितनी पृथ्वी में गहरी होंगी, इसका मतलब क्या है कि मनुष्य जो है ना, जो राष्ट्रीयता के मतलब जो जन है, मनुष्य हैं, वो जितना अपने पृथ्वी के साथ जुड़े रहेंगे, उसके सुंदरता के बारे में जानेंगे कि उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, किससे हमारी पृथ्वी को हानि मिलेगी, तो ये सब जानेंगे ना, तो उतना ही राष्ट्रीय विचार भावों का अंकुर जो क्या होगा, पलवलित होगा, उतना ही अधिक क्या होगा, हमारी प्रकृति होगी वो सही रहेगी। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का आद्योपांत जानकारियां प्राप्त करें और उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक क्या है, धर्म है। यहाँ पे कह रहा है इसलिए हमारी पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, मतलब पृथ्वी के बारे में सब कुछ जानना, अद्योपांत जानकारी, अंदर की सभी बातों को जानना, उसकी सुंदरता को जानना, उसकी उपयोगिता को जानना, उसकी महिमा को पहचानना हमारा क्या है, धर्म है, आवश्यक। तो ये बातें कहा गया जी। अब इसके नीचे सबसे पहली बात देखिए, भूमि आ गया, देव शब्द आ गया, ठीक है, राष्ट्रीय शब्द आ गया। इससे हमें स्पष्ट ही हो गया कि किस चैप्टर से है, राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से है, लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो ये बातें आप लिखेंगे, ठीक है ना, उसको आप टेंशन ना लें। यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया है राष्ट्र का स्वरूप, लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी, ठीक है। अगला आता है यहाँ पे कि राष्ट्रीय की, अब दूसरा हमारे यहाँ पे आता है रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो यहाँ से है राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। मतलब जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वो निर्मूल है, निराधार है, उसका कोई मूल्य नहीं है। अगला आता है यहाँ पे फिर से कह रहा है कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर क्या होगा, पलवलित होगा। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रीयता की जड़ें, मतलब जितना ही राष्ट्रीयता के जो जन हैं वो सभी जितना ही पृथ्वी के साथ जुड़े रहेंगे, उसको देखभाल करेंगे, उसका अच्छे से सब कुछ देखेंगे, उतना ही वो अधिक और क्या होगा, पलवलित होगा और भी फला फूलेगा। अगला करें इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अद्योपान जानकारी रखें। इसलिए पृथ्वी के सब कुछ अंदर की बातों का जानकारी रखें और उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक कर्तव्य है, धर्म है। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखा है। रेखांकित अंशों की व्याख्या में वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार जिस राष्ट्रीयता का संबंध पृथ्वी के साथ नहीं होगा वह राष्ट्रीयता निराधार है। निराधार का मतलब वो निर्मूल है, उसका कोई मूल्य नहीं है, जो पृथ्वी के संबंध में नहीं जुड़ा है। अगला कह रहा है पृथ्वी के साथ राष्ट्रीयता का संबंध अथवा आधार जितना अधिक मजबूत होगा उतना ही अधिक राष्ट्रीय भावनाओं का विकास भी क्या होगा, संभव होगा।
इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति का ये परम आवश्यक कर्तव्य एवं धर्म है, प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्म है, धर्म है कि वह पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की पूरी तरह से परिचित रहे, पृथ्वी के बारे में सब कुछ उनको पता रहे, अंदर की बातें सब कुछ। अगला कह रहे हैं साथ ही उनके सुंदरता मतलब उनके सौंदर्य, उपयोगिता और महत्व को भी अधिकाधिक जानकारी रखे। उसका सौंदर्य क्या है, उसकी सुंदरता कैसे बढ़ेगी, उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी महत्व क्या है, ये सब कुछ की जानकारी हमें अधिक से अधिक होनी चाहिए। तो ऐसे लिखेंगे। अगला यहाँ पे 3 और क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है हमसे राष्ट्रीय भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। हमारा आवश्यक कर्तव्य यही है ना जी कि हम पृथ्वी के सभी चीज़ों को जानें कि किससे उसकी हानियाँ होंगी, किससे उसको लाभ मिलेगा, सुंदरता क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी महिमा क्या है। तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य यह है कि हम इस मतलब यहाँ पे भूमि रहेगा, इस भूमि, हम इस भूमि, ठीक है ना, हम अपनी इस भूमि की रूप, सुंदरता और समृद्धि के प्रति क्या रहे, अचेत रहें, ठीक है ना। यहाँ पे अचेत नहीं सचेत रहेगा, सचेत रहें मतलब सावधान रहें और किसी भी दशा में भूमि के रूप, सौंदर्य आदि को नष्ट न होने दे। समझ रहे हैं। तो हमारा यही कर्तव्य है कि भूमि को या पर्यावरण है उसको नष्ट ना होने दिया जाए। वो कैसे सुरक्षित रहेगा, ये सभी जानकारियां हमें होनी चाहिए और उसका पालन भी हमें करना चाहिए। तो वही बात हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला आता है किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो उन्हीं को कहा है जी कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ा वो निर्मूल है, ठीक है, पृथ्वी के विकास में नहीं जुड़ा वो निर्मूल है। तो लेखक के अनुसार जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ा वो क्या है, निर्मूल है, वही लिखा गया है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, माता है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। ये आपको यहाँ पे अभी हमने सब कुछ ये उत्तर में यहाँ पे लिखा भी गया था। देखिए यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, तो यहाँ पे लिखा गया है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। तो यहाँ से आप उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे, आपका अंत इसका हो जाएगा। यह पृथ्वी किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो निर्मूल शब्द यहाँ पे आया था ना, देखिए यहाँ पे निर्मूल शब्द आया है। तो यही बात यहाँ पे लिखेंगे कि राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। तो यही बात आप लिख देंगे इसका आंसर। तो इसमें से ही छांट कर लिखना है जी। मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। इसको 101% में कह रहा हूँ, तैयार कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट पहले इसका ले लीजिए, ले लिए, इसका ले लीजिए, इसका ले लीजिए। चलिए, तो आशा करता हूं कि ये कम से कम ये 2 जो हमने बताया है इसको अच्छे तरीके से, जैसे हमने लिखा है ना, इस तरीके से याद कर लीजिएगा। अभी भी समय तो बहुत कम है, बट अभी भी समय है। यदि आप चाहें तो अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। ये 200% अच्छा से तैयार करना चाहिए। उसके बाद 2-3 और बचे हुए उसको हम बता दे रहे हैं, उसको आपका तैयार करना कर्तव्य है। तो उसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए, कॉपी में एक बार जरूर एग्जाम से पहले देख कर जाइएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट जो आता है वो कह रहा है यहाँ पे कि कहते हैं कि दुनिया बहुत ही भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितना में उसका स्वार्थ सदता है, बल्कि बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्योंकि उसे यह याद रखती, मतलब क्यों उसे यह याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। यहाँ पे ये बातें कहा गया। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात, ये हमारा एक कहानी है। इसमें ये कहा जा रहा है ना कि कभी कह रहे हैं कभी क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि दुनिया बहुत ही भुलक्कड़ है। भुलक्कड़ का मतलब क्या है कि दुनिया क्या है, बहुत ही स्वार्थी है। वो केवल उन्हीं चीज़ों को याद रखता है जिससे उनका स्वार्थ सधता है, जिससे उनको कोई बेनिफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा। अगर बेनिफिट नहीं है तो वो भूल जाएंगे। तो वही बात कहा गया है कि दुनिया बहुत भुलक्कड़ है, मतलब स्वार्थी है। वो केवल उतना ही याद रखती है जितने में उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर, यहाँ पे बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है, मतलब जिससे उसका फायदा नहीं है उसको भुलाकर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो यही हमें सबसे पहले, आप चलिए एक को करके बताते हैं। सबसे पहले आता है पाठ्य का नाम और लेखक का नाम। ये किस पाठ्य का है,
तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए अशोक शब्द यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, दुनिया शब्द आ रहा है, बहुत भुलक्कड़ है शब्द आ रहा है। तो ये कुछ शब्द हैं, स्वार्थ सत्ता है, इस तरीके से कुछ शब्द आ रहे हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि ये अशोक के फूल चैप्टर से है, अशोक के फूल चैप्टर से है। तो इसी बात को हम यहाँ पे लिख देंगे, जिसके रचयिता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो यही हम उत्तर में लिखेंगे कि पाठ्य का नाम अशोक का फूल, लेखक का नाम क्या हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इतनी बात समझ गए। रेखांकित अंशों की व्याख्या करना था। तो देखिए अभी हमने रेखांकित अंशों को ही व्याख्या किया था। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि यह संसार बहुत ही स्वार्थी है, मतलब क्या है, बड़ा स्वार्थी है, ठीक है ना। स्वार्थी मतलब जानते हैं ना, मतलब वो अपने आप से मतलब रखता है, स्वार्थी है, ठीक है, दूसरे से मतलब नहीं है कि दूसरे को क्या दुख हो रहा है या परेशानी, लाभ है या नहीं है, अपना मिल रहा है बस खुश है, वही स्वार्थी। अगला कह रहा है यह उन्हीं बातों को याद रखता है जिससे उसका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है, ठीक है ना। अन्यथा व्यर्थ की स्मृतियों मतलब यादों को यह अपने आप को बोझिल नहीं बनाना चाहता। यह उन्हीं वस्तुओं को याद रखता है जो उसके दैनिक जीवन की स्वार्थ पूर्ति से सहायता पहुंचाती हैं, जो उसके लिए उपयोगी नहीं है उससे भूलकर वो क्या होता है, आगे बढ़ जाता है। तो ये बातें यहाँ पे बताई गई हैं जी। ये इतना आप लिख लेंगे, ये बहुत ही सिंपल है, ये इतना आप लिख लेंगे, ये बहुत ही सिंपल है। ये तो पढ़ रहे हैं तभी आपको समझ में आ जा रहा होगा। लेखक ने दुनिया के किस तरह के व्यवहार को बताया है, तो लेखक ने यही ना बताया जी कि दुनिया बहुत ही स्वार्थी है, ठीक है, वो उन्हीं बातों को याद रखता है जिनसे उनका कोई स्वार्थ सत्ता है, बाकी को फूल कर आगे बढ़ जाता है, यही तो बात है। तो यही बात हम यहाँ पे लिख देंगे जी। क्या लिखा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दुनिया के व्यवहार को इस तरह बताया है कि यह केवल उतना ही याद रखता है जितने से इसका स्वार्थ सद्दा है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाता है। यही तो बात कहा गया है। अगला है मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी होती है। तो याद रखेंगे कि मनुष्य को जो जीवन शक्ति होती है वो बहुत ही ममताहीन है। मनुष्य जो है ना अभी के, तो वो क्या है, बहुत ही ममताहीन, मतलब उनमें कोई भी दया नहीं है, दयालुता नहीं है। वो अपना अगर लाभ हमें मिलता रहेगा ना तो वो मतलब किसी का भी भला मतलब बुराई भी कर देंगे, किसी का अनैतिक कार्य भी है वो कर सकते हैं। तो वही बात, मनुष्य को जीवन शक्ति कैसी है, तो आप लिखेंगे मनुष्यों की जीवन शक्ति मतलब मनुष्य के जीवन की इच्छा बड़ी ही ममताहीन है, क्योंकि वह स्वयं के जीवन के लिए कोई भी अनैतिक मतलब जो सही नहीं है उसी को अनैतिक कहते हैं, अनैतिक अक्रूर कार्य करने से नहीं चूकता। क्रूर मतलब होता है बहुत ही गलत कार्य करने से भी नहीं चूकेगा अपने जीवन के लिए, ये बातें कहा जा रहा है। स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है, तो पूरे संसार को ही तो स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है, क्योंकि पूरा संसार क्या है, स्वार्थी है, भुलक्कड़ है। तो वही बात लिखा गया है, सारा संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। कैसे ये पता चला, तो यहाँ पे आ जाइए, आप देखेंगे यहाँ पे लिखा गया है कि सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। मतलब जो क्या है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है वो कहते हैं कि सारा संसार क्या है, स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। ये बातें हैं जी, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ले लीजिए, अच्छी बात है जी। इसका उत्तर भी ले लीजिए, ले लीजिए। चलिए जी, तो 3 हमने देख लिया, आगे नेक्स्ट अपने बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट हमारा आता है चौथा, यहाँ पे कह रहे हैं पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो लेखक है वो कह रहे हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी तो हैं, अशोक के फूल चैप्टर से ये है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। मतलब खिले हुए जो अशोक का फूल है उसको मैं देखता हूं ना तो मेरा मन उदास हो जाता है। अगला कह रहे हैं इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। इसलिए मतलब वो कहते हैं कि इसलिए नहीं उदास होता हूं कि मैं सुंदर वस्तुओं को देखता हूं तो उससे मैं हताश हो जाता हूं, उससे मुझे दुख मिलता मतलब हताश मतलब उसे मतलब ऐसा वो कह रहे हैं कि जो सुंदर वस्तुएं हैं वो हतभागे हैं, मतलब उनका भाग्य अच्छा नहीं है, ठीक है।
इसलिए नहीं कि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता होती है उसे देखकर, ऐसा नहीं है। उसे मैं ऐसा कहूँ तो हीन समझता हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है, ऐसा नहीं है। तो वही लिख रहे हैं, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है, मजा मिलता है, ऐसा नहीं है। फिर से कह रहे हैं कि कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को मिलता है जी, ठीक है, वे बहुत ही दूरदर्शी होते हैं। मतलब दूरदर्शी मतलब बहुत ही आगे की भविष्य की सोच रखने वाले होते हैं, ठीक है ना। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन का अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब लगा लेते हैं। और वो कहते हैं कि जो भी आगे मिल गया, जो भी उनसे बातें करेगा, उसका वो पूरा भविष्य बताने लगेंगे कि तुम ये ऐसे हो, वैसे हो, इस तरीके का, ठीक है, या ये हो जाओगे, ये नहीं होगा, इस तरीके के। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जा पाती। वो कहते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि मेरी दृष्टि इतनी भी दूर नहीं है कि मैं किसी का भविष्य बता दूं, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। ये तो समझ गए कि फिर भी अशोक के फूल को देखते हैं, खिले हुए फूल को देखते हैं तो उनका मन उदास हो जाता है, ठीक है। असली कारण तो मेरा अंतर्यामी ही जानता है। असली मतलब इसका कारण क्या है, वो अंतर्यामी ही जानता है। अंतर्यामी मतलब हम कह सकते हैं कि अंतर्यामी मतलब अंदर की ऊर्जा कह सकते हैं, या परमात्मा कह सकते हैं कि अंतर्यामी मतलब परमात्मा ही जाने, भगवान ही जाने। अगला कह रहा है कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूं, बट वो कहते हैं कि थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूं, ठीक है ना। तो ये बातें हो गई जी। चलिए सबसे पहले प्रस्तुत उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो देखिए संदर्भ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे हमने शॉर्ट में ही ऐसे लिख दिया, पाठ्य का नाम अशोक का फूल और राष्ट्र का लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बट संदर्भ कह दिया ना तो ऐसे नहीं लिखेंगे। आप लिखेंगे, सुनिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अशोक के फूल नामक अध्याय से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ऐसे लिख देंगे ना। चलिए जी, अच्छी बात है। रेखांकित अंशों की व्याख्या, तो देखिए वही बात हमने लिखा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जब भी मैं अशोक के खिले हुए फूल को देखते हैं तो वह उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं जी। लेखक अपने उदासी के कारण को स्पष्ट करते हुए बोलते हैं, मतलब बताते हैं कि वह इसलिए उदास नहीं है कि अशोक के पुष्प अत्यंत सुंदर हैं। वो इसलिए उदास नहीं हो जाते कि ये बहुत ज्यादा फूल जो है वो सुंदर है, या कोई सुंदरता से उनकी कोई ईर्ष्या हो रही है, या उनकी सुंदरता से उनको कोई ईर्ष्या हो रही है, इसलिए नहीं। और वह न ही उसकी जो कमियों का अन्वेषण कर रहे हैं, और न ही ऐसा भी नहीं है कि उनकी कमियों को देखकर वो उदास हो जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। उसे अभागा बताकर उससे असहानुभूति प्रदर्शित करने का प्रयास करते हुए स्वयं को उससे सुंदर बताकर अपने मन को सुखी बना रहा हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे लिखा गया है कि और न ही उसकी जो कमियों का अन्वेष करके उसको, मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात ये कह रहे हैं कि वही बात यहाँ पे कहा गया है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जब भी मैं कोई फूल को देखता हूँ, अशोक के फूले हुए फूल को, तो मैं उदास हो जाता हूँ। तो ऐसा उदासी के कारण में ये भी नहीं है कि मैं उसकी सुंदरता को देखता हूँ तो मुझे ईर्ष्या होती है जिससे मैं निराश हो जाता हूँ, या ऐसा भी नहीं है कि मैं वो उसकी सुंदरता को देखता हूँ तो सुंदरता से उसकी जो कमियां हैं उससे मुझे बहुत ज़्यादा क्या होता है, मुझे दुख पहुँचता है तो इसलिए मैं उदास हो जाता हूँ, या ऐसा भी नहीं है कि उसको मैं बेकार समझता हूँ, ठीक है, अब मैं अपने आप को बहुत ही सुंदर समझता हूँ इसलिए मैं उदास हो जाता हूँ, तो ऐसा नहीं है जी। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है, एक बार पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा। फिर से यहाँ पे नेक्स्ट अगला हमारा 2 क्वेश्चन देख लिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने स्वयं के विषय में क्या कहा है। तो स्वयं के विषय में क्या कहे हैं जी, तो यहाँ पर इन्होंने एक बात यहाँ पे स्वयं के विषय में कहा था। क्या कहा था जी, यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए लेखक ने कहा था कि यहाँ पे देखिए वे बहुत दूरदर्शी होते हैं, जो सामने पड़ गया उसकी जीवन का अंतिम मुहूर्त का हिसाब लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जा पाती, ठीक है। मतलब लेखक कह रहे हैं कि मैं बहुत ही दूरदर्शी नहीं हूं, बट कुछ लोग हैं जो बहुत दूरदर्शी हैं, जो
ऐसे ही बस देख लेंगे तो उसके पूरे भविष्य के बारे में बता देंगे, बट मेरी ऐसा दूरदर्शी नहीं है, मैं ऐसा नहीं देख पाता। तो वही बात लेखक ने क्या कहा है, लेखक ने स्वयं को अन्य लोगों से कम दूरदर्शी बताकर अपनी उदारता और महिमा का परिचय दिया है। लेखक अशोक के फूल के संबंध में अपनी मन स्थिति व सोच को स्पष्ट कर रहा है। तो ये बातें आप लिख देंगे जी, ठीक है ना। मतलब अपने आप को दूरदर्शी कम बताकर वो अपनी उदारता और महानता को क्या किए हैं, परिचय दिए हुए हैं, ठीक है। अगला आता है प्रस्तुत गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। अब इसका उद्देश्य क्या है जी, इस गद्यांश का हमारा उद्देश्य क्या है, क्यों हमें ये बताया गया। तो यहाँ पे लिखा गया है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक बताना चाहते हैं कि संसार में सुंदर वस्तुओं का दुर्भाग्यशाली या कम समयों के लिए भाग्यवान समझकर उससे आनंद की प्राप्ति करने वाले लोगों की कमी नहीं है, लोग भरे पड़े हुए हैं, ऐसी बात है। अगला आता है अंतर्यामी और दूरदर्शी शब्द का अर्थ क्या है। अंतर्यामी का मतलब होता है अंतःकरण या मन की बातों को जानने वाले को अंतर्यामी कहते हैं। दूरदर्शी मतलब भविष्य की घटनाओं को समझने वाले को दूरदर्शी कहते हैं। तो ये बातें हो गई जी, आशा करता हूं समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए ले लीजिए जी, ले लिए। नेक्स्ट, इसको नेक्स्ट, चलिए जी, तो ले लिए ना, 4 हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समय लग रहा है लगने दीजिए। अच्छे जगह पे आप समय दे रहे हैं, बुरी जगह पे नहीं दे रहे हैं समय कि आप मतलब समय टाइम देखे भैया ऐसा हो गया वैसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। एक और बचा हुआ है, उसको देखकर वीडियो समाप्त करेंगे। और फिक्स मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें से आपको अपने मिलने वाले हैं, ठीक है ना, तो परेशान ना हो। चलिए जी, अगला हमारा यहाँ पे आता है कि जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही क्या है, स्वरूप है। मतलब ऊर्जा का ही एक रूप है जो भी हम देख रहे हैं, ठीक है। ऊर्जा मतलब परमात्मा का ही एक रूप है, ऊर्जा का ही एक रूप है। जैसा ही महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा का ही एक अंश है। महर्षि जी कहते हैं, महर्षि अरविंद, कि हम भी क्या है, एक ऊर्जा का ही रूप है, ठीक है ना। इसलिए जब हम यह जान लिए कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का क्या है, अस्तित्व का एक क्या है, हिस्सा है, अंश है, वे एक दूसरे से पूरा तादात्म्य में रखे हुए हैं, तो हम यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखने वाले किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। तो ये बातें क्या कहते हैं जी, महर्षि अरविंद जी कहते हैं। चलिए अब इसका उत्तर हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है उपयुक्त गद्यांश का पाठ्य और लेखक का नाम लिखिए। तो ये किस पाठ्य से है जी, महर्षि अरविंद जो नाम है ये कहाँ पाया था, एपीजे अब्दुल कलाम जी का एक क्या है, पाठ्य है, भाषा और आधुनिकता, ठीक है ना। तो इसी हम और हमारे आदर्श, ये हम और हमारे आदर्श, ठीक है ना, तो यहाँ पे कह रहा है उपयुक्त गद्यांश के पाठ्य और लेखक का नाम लिखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा हम और हमारे आदर्श चैप्टर का। तो इस चैप्टर से लिया गया है, इसको आप याद रखेंगे। जो महर्षि अरविंद जब भी नाम आए तो आप जान लीजिएगा हम और हमारे आदर्श चैप्टर से है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेखक है। अब आते हैं इसका रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो रेखांकित अंशों की व्याख्या यहाँ से वास्तव में ना यहाँ से है जी, देख लीजिए, यहाँ से ये टोटल, ये भी टोटल लाइन है, देख लीजिए, ये नीचे वाला भी टोटल है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का एक हिस्सा है। क्या है, हिस्सा है, मतलब आत्मा है या पदार्थ है, कोई भी वस्तु है या कोई भी ऊर्जा है, वो सभी क्या है, वो अस्तित्व का ही एक क्या है, हिस्सा है, अंश है, और वे एक दूसरे से पूरा तादात्म्य रखे हुए हैं। तादात्म्य मतलब होता है वो एक दूसरे से, मतलब आत्मा और पदार्थ एक दूसरे से अपना संबंध बनाए हुए हैं, तादात्म्य स्थापित किए हुए हैं, ये बातें हो गई। तब हमें यह एहसास भी होगा, कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक और गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। तो इससे हमें यह भी एहसास हो जाता है कि जो ऊर्जा है और आत्मा और पदार्थ दोनों एक ही हैं, ये संबंध बनाए हुए हैं। तो कोई भी अगर हमें चीज़ पसंद आ जाती है तो ये कोई गलत बात नहीं है। तो वही कह रहा है कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना,
कोई भी चीज़ें हैं, मान लेते किसी को महंगी घड़ी ही पसंद है या कोई मान लेते किसी को महंगी मोबाइल ही पसंद है, तो ये क्या है, किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक भी नहीं है और गैर आध्यात्मिक बात भी नहीं है, ये कहते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जैसे कि मान लेते हैं किसी को मोबाइल का शौक है, आईफोन चलाने का, तो ये गलत बात नहीं है, चलाएं जी, बिल्कुल चलाएं। बट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ये भी मानना था कि भैया आप देखें कि आपकी परिस्थितियाँ क्या हैं। अरे भैया जो मान लेते हैं जो 50 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं या 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए भी महीने कमा रहे हैं, वो आईफोन चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है जी। अगर वो मतलब अगर उनको ज़्यादा ही शौक है तो 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, 3 लाख रुपए कमा रहे हैं तो वो चलाएं। बट जो भैया 10,000 20,000 30,000 रुपये कमा रहे हैं, 40,000 रुपये कमा रहे हैं, वो अगर आईफोन चला रहे हैं तो ये तो एक तरह से हम कह सकते हैं गलत बात होगी ना। आईफोन कहाँ 1.5 लाख 2 लाख का पड़ेगा आपका, अच्छा अगर लेते हैं तो नॉर्मल आप कमा रहे हैं इतना, तो आप पहले अपना जो हम कह सकते हैं कि पहले उसको बढ़ाइए जो आपकी स्टेटस है, उसके बाद वो भी आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये मानना था जी। तो यही बात यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार आत्मा और पदार्थ दोनों ही ऊर्जा अथवा परमात्मा का अभिन्न अंश है, इसलिए समस्त पदार्थों या भौतिक जगतों का आध्यात्मिकता का ही एक महत्वपूर्ण पहलू है। यही कारण है कि यदि कोई भी भौतिक पदार्थों की इच्छा रखता है तो यह किसी भी दृष्टिकोण से लज्जाजनक या अध्यात्म की विरोधी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये बातें हो गई जी। अगला यहाँ पे हमारा 3 क्वेश्चन और बचा हुआ था, कह रहा है कि महर्षि अरविंद ने क्या कहा है। तो महर्षि अरविंद कहते हैं ना, महर्षि अरविंद ने कहा है कि लेखक समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है। वो कहते हैं ना कि समृद्धि मतलब धन दौलत और आध्यात्म है, वो एक दूसरे के विरोधी नहीं है, वो दोनों को एक साथ भी लेकर आप चल सकते हैं, ठीक है ना। अगला यहाँ पे एक और महर्षि अरविंद ने एक और इसका उत्तर हो सकता है। महर्षि अरविंद ने ये भी कहा है कि पूरा संसार क्या है, ऊर्जा का ही एक रूप है। तो ये भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि पूरा संसार ऊर्जा का ही एक रूप है और हम स्वयं ऊर्जा का ही एक अंश है। ये भी उत्तर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों उत्तर हो सकता है। अगला आता है हम इस संसार में जो कुछ देखते हैं वो क्या है, वो सभी ऊर्जा का ही एक अंश है। तो वही लिखा गया है हम इस संसार में जो कुछ देखते हैं ऊर्जा अथवा परमात्मा का ही अंश है, रूप है। अस्तित्व और तदात्म्य शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अस्तित्व मतलब क्या होता है, ऊर्जा होता है या परमात्मा होता है। तदात्म्य मतलब होता है अभिन्न संबंध, मतलब गहरा संबंध, ये इसी को कहते हैं जी। तो आशा करता हूँ ये 5 आपको समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा स्क्रीनशॉट लेने को, ले लीजिए फटाफट, बेहतर जी। ये भी ले लीजिए, ठीक है जी। तो आशा करता हूं दोस्त कि अभी तक जो स्टूडेंट इस वीडियो में बने हुए हैं उनके लिए दिल से मैं सैल्यूट करता हूं। बहुत ही अच्छी बात है दोस्त, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। गद्यांश आपका ये तैयार आप कीजिए, जो पहला दूसरा हमने कराया उसको पहले तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। ये तीनों को भी देख लीजिएगा एक बार कि अगर एग्जाम में आए तो अच्छे से आप लिख सके, उतना देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर सुबह में ही आज मतलब कल आपको ये सामने वीडियो मिल गया, सुबह में आपको फिर से एक वीडियो मिलेगा जिसमें हम संपूर्ण किताब के मतलब मोस्टली हम देखेंगे जितना कम से कम हो सके 3 या 5 महत्वपूर्ण पद्यांश का वीडियो आपको मिलेगा सुबह में, तो उसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है ना। सुबह ही में आपको मिलेगा, लगभग हो सकता है कि 6:30 या 7 बजे ऐसे कुछ टाइमिंग पर मिले आपको। अदरवाइज यदि इंपॉर्टेंट पद्यांश पर भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पद्यांश वीडियो कमिंग सून ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है ना, तो हम समझ जाएंगे। या नेक्स्ट वीडियो लिख दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट पद्यांश ऐसे लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आप वीडियो के कह रहे हैं, तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा जी, ठीक है ना। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक है, उसमें जरूर ज्वाइन हो जाएंगे, वहां पे सभी PDF आपको मिलेंगे, ठीक है ना। और PDF से केवल समझने से भी यहाँ पे होगा जी, तो यहाँ पे वीडियो जरूर देखिएगा समझने के लिए, ठीक है ना। एक और बात है, वो क्या कहते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा, चैनल पे नहीं होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये तो नॉर्मल आप जानते ही हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।